नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन म्हारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण, पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में मिलेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पिंजौर में आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी का किया उद्घाटन। इस एप्पल मंडी के शुरू होने से हिमाचल और पंचकुला जिले के लोगों को होगा फायदा। अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच बनी सहमति, पुलिस ने हिरासत में लिए किसानों को किया रिहा, वापस शंभू बॉर्डर लौटे किसान। करनाल की पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में राज्य मंत्री सुभाष सुधानी की शिरकत, लोगों की सुनी समस्याएं। शिमला में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत को लेकर मतदाताओं का किया धन्यवाद, साथ में नए प्रत्याशियों को भी दी शुभकामनाएं। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट होगी। बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण भी मिलेगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी में 5% आरक्षण दिया जाएगा। बिना ब्याज के 5 लाख तक कर्ज भी मिलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान जो है अग्निवीरों के लिए किया गया है। पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की सीमा में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। वहीं बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों के लिए जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी नौकरी में 10% तक का आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा दुष्प्रचार वो कर रही है। सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नवीन सेठी जी जुड़ गए हैं। जी नवीन जी, क्या कुछ बड़े ऐलान हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीरों के लिए किए गए हैं?
देखिए, लगातार जिस तरीके से अग्निवीरों को लेकर विरोधी पार्टियां सवाल खड़े करते रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनावों की बात हो, और क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसका विरोध किया गया कि किस तरीके से आर्मी में भी उनको दिहाड़ी पर रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतना विरोध हुआ, उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी अग्निवीर होंगे वो अगर हरियाणा सरकार में जो भी वो नौकरियां करेंगे सरकारी, चाहे वो कांस्टेबल की हो, माइनिंग गार्ड की हो, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन या एसपीओ के हो, तो सीधा उन्होंने कहा है कि 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उनको उम्र को लेकर भी छूट जो है वो दी गई है। तकरीबन 3 वर्ष की ये छूट है और जो पहला बैच अग्निवीरों का है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही साथ और फायदा देते हुए ये भी कहा है कि अग्निवीर कहीं भी औद्योगिक इकाई में अगर वो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, मान लीजिए कि अगर उनको 30,000 तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, तो उस औद्योगिक इकाई को सरकार 60,000 यानी कि डबल सब्सिडी देगी। और इसी के साथ साथ अगर कोई अग्निवीर अपना उद्यम शुरू करना चाहता है, काम शुरू करना चाहता है, तो उनको भी 5 लाख तक का ऋण जो है बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो ये बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। सीधे तौर पर जो सवाल उठ रहे थे कि अग्निवीर जो है वो अगर आर्मी में भर्ती होने के बाद अगर जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, तो हरियाणा सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, तो अपने अग्निवीरों के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। उसके बाद भी उनके रोजगार की चिंता उन्हें है और इसको लेकर ये फैसले लिए गए हैं कि वो अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको वहां भी आरक्षण दिया जाए, अगर वो प्राइवेट कोई काम करना चाहते हैं वहां भी न केवल औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी दी जाए, और साथ ही साथ वो अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको बिना ब्याज के जो है वो ऋण उपलब्ध करवाया जाए। बहरहाल इस पर अभी प्रतिक्रिया जो है वो विरोधी पार्टियों की आनी है, देखना होगा कि वो इनको किस तरीके से लेते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपाती जरूर इस मामले को लेकर नजर आई है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, 10% का आरक्षण जो है अग्निवीरों को नौकरी में दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पिंजौर में आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी का उद्घाटन किया। इस एप्पल मंडी के शुरू होने से हिमाचल और पंचकुला जिले के लोगों को फायदा होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी मानी जा रही है। सीएम ने कहा कि मंडी से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और 14 करोड़ 66 लाख की लागत से मंडी का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मंडी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जल्द ही मंडी के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, पंचकुला में जो है पिंजौर में आज सब्जी मंडी का उद्घाटन किया गया है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। वहीं हिमाचल और पंचकुला के लोगों को भी इससे काफी फायदा होने वाला है। हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। नया चार्ज लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले मैंने जो लिया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 48 मंडियों में कैंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसका जिक्र भी अभी हमारे मंत्री महोदय ने किया है। हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक किसान की सहायता हमारी सरकार कर रही है। उसका परिणाम है कि आज हमारा किसान खाद्य उत्पादन बढ़ा करके वर्ष 2022-23 में 1,184,32,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा किसान कर रहा है। हरियाणा खुशी है कि आज भारत भरपाई के माध्यम से आज अपने किसान को सुरक्षित और मजबूत करने का निर्णय भी पहली बार अगर किसी सरकार ने लिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने लिया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारे भारत भरपाई योजना के तहत 23,221 किसानों को 104 करोड़ रुपए का उनको प्रोत्साहन देने का काम आज हमारी सरकार ने किया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने कहा, जब से उन्होंने विद्युत मंत्रालय का नया चार्ज लिया है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में जाकर जितनी भी परियोजना है उस पर बातचीत करके जानकारी प्राप्त की जा रही है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। नया चार्ज लगभग 1 महीना पहले मैंने जो लिया है पावर डिपार्टमेंट का, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में जाकर के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जितने हमारे CPSUs हैं उनके साथ अलग अलग बातचीत करके एक जानकारी यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ। तो DVC एक बहुत बड़ा यहाँ का CPSU है और 2 स्टेट्स में एक प्रकार से फैला हुआ है, 24,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में, और बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। और 1900 मैं समझता हूँ 48 में जब देश का भी पहली पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी, और उस समय से इस कॉर्पोरेशन को एक प्रकार नींव रखी गई और बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे पावर में हैं, इरिगेशन में हैं, सोशल सेक्टर में हैं। तो आज पूरी जानकारियां मिली हैं। कुछ इश्यूज इन्होंने बताए हैं, जो इश्यूज पावर डिपार्टमेंट के हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी सबके जाकर बातचीत करेंगे। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इश्यूज हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स के इश्यूज के ऊपर भी संबंधित जगह चर्चा जाकर। वाटर कैनन बॉय नवदीप की रिहाई के बाद किसानों ने अंबाला SP ऑफिस का घेराव रद्द कर दिया और अनाज मंडी में इकट्ठा होकर धन्यवाद कार्यक्रम करने का ऐलान किया था। वहीं अंबाला शहर में पुलिस ने धारा 144 लागू की हुई है। वहीं अब किसानों और पुलिस के बीच सहमति बनी है। पुलिस ने हिरासत में लिए किसानों को रिहा कर दिया है। किसानों ने अंबाला अनाज मंडी में जाकर जेल से रिहा किसानों को सम्मानित करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और वापस शंभू बॉर्डर पर लौट गए। आपको बता दें कि किसानों और पुलिस के बीच सहमति बन गई है। पुलिस ने हिरासत में लिए किसानों को रिहा कर दिया है। रिहा किसानों का सम्मान कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया है। वहीं किसान वापस शंभू बॉर्डर लौट गए हैं। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए धारा 144 लागू थी, तो इसलिए इनको जिले के बाहर ही यहाँ रुका गया है और इनसे बातचीत हो गई है और ये सहमति बनी है कि ये धारा 144 की उल्लंघना नहीं करेंगे। हमारे तय किए गए रूट से ये शंभू बैरियर चले जाएंगे। इनसे सभी बातचीत हो गई और सभी पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में। क्या जिन किसानों को डिटेन किया गया था उन्हें छोड़ा जाएगा? हाँ, वो तो आज के लिए टेम्परेरी कुछ डिटेंशन थी, उनको तो बातचीत चल रही थी, उनसे उन सबको छोड़ दिया गया। कितने किसान थे? एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन सबको छोड़ दिया गया। करनाल की पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शहरी एवं स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया और कई समस्याओं के जल्द समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं अपनी शिकायत को लेकर एक महिला भी कार्यक्रम में भावुक नजर आई। सेक्टर में पूरे तीन बाथरूम बने हुए थे सबके, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब अपनी बात को ऊंचा करने के लिए कहते थे रैंप है, मेरा रैंप तो किसी को कुछ नहीं कह रहा। अगर करना है सर, हटाना है, पूरे सेक्टर में हटा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर सबके साथ कार्रवाई हो। हमारे साथ तो सर पता क्या हो रहा है, पिक एंड चूज, सिर्फ विमल का घर तोड़ना है, विमल का रैंप तोड़ना है। स्टेट ऑफिसर कह रहे हैं जी अपील पेंडिंग है। सर हेड ऑफिस में अपील पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने ये मना नहीं किया इंक्रोच मत हटाओ। सर आप वहाँ से पता भी कर सकते हो, वहाँ से कोई पता नहीं करने जाता। इवन पता क्या है जी सर, आज भी अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए आज सवेरे नगर निगम से बंदे आए हैं, उनको धमका के मेला साहब का भाई आया जो भी है वहाँ पे हटाने लगे इंक्रोचमेंट। उसका भाई आया कहता है जी मैं नहीं यहाँ पे करने दूंगा, ये मेरी जगह है, जबकि दैट इज कॉमन लैंड। वहाँ से पत्थर हटा के उनको भगा दिया सर, आज सवेरे की बात है। और जहाँ तक सीवरेज की बात है सर, वो मेंटेनेंस का काम था सर, वो सिर्फ एक छोटा सा मेंटेनेंस का काम था, वो करवाया और कुछ नहीं करवाते सर। अंबाला में दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। अंबाला में जहां कांग्रेस ने ताकत दिखाई, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा पदयात्रा को लोग बहुत सहयोग व प्यार दे रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया है, जिसका हिसाब मांगा जा रहा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, क्योंकि 10 साल में
हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया भाजपा ने। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज़्यादा अपराध, देश में सबसे ज़्यादा नशा, आज हरियाणा में ऐसी स्थिति बन गई। हरियाणा की गरीब आदमी के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया, एससी समाज के, ओबीसी समाज के अधिकारों पे चोट मारी गई, किसान को, कर्मचारी को, सरपंचों को, हर वर्ग को सड़कों पर आना पड़ा और हर वर्ग के साथ अन्याय किया इस सरकार ने। तो 10 साल हरियाणा बेहाल, और इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर वर्ग का साथ समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा, लोगों ने बहुत साथ दिया। लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन भाजपा से ज़्यादा हम मत प्रतिशत भी हमें मिला, और भाजपा से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स पे कांग्रेस की लीड आई। लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने भाजपा को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भाजपा को करेगी साफ। करनाल में सीआई के सब इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करके गाड़ी से घर लौट रहा था, उसकी अचानक गाड़ी पलट गई। गंभीर अवस्था में एसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। आपको बता दें, एसआई की सड़क हादसे में जो है करनाल में मौत हुई है। ड्यूटी खत्म होकर एसआई वापस अपने घर लौट रहा था। पता लगा कि भाई ड्यूटी करके घर जा रहा था और रास्ते में यूं पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ क्या नहीं। गाड़ी पलट गई थी बता रहे? गाड़ी पलट रही थी। तो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे? हेड इंजरी बता रहे हैं, वो भीतर ब्लीडिंग हो रही थी, उसके कारण फिर यहाँ दाखिल करा। यहाँ से सीटी स्कैन करा, ब्लीडिंग का सिस्टम दिखा, वो फोर्टिज में ले जा रहे थे, वहाँ रास्ते में जाते हुए एक्सपायर हो गए। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 बच्चे हैं, एक विदेश में रहता है कनाडा, एक ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएचडी करी है। ये सोमवार को है जी, करनाल में ड्यूटी किस समय? इतवार को सुबह जी, इतवार को सुबह हो जी आज से। तो ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे? ड्यूटी खत्म करके नाके पे ड्यूटी लगी थी, उसके बाद वो अपने घर जा रहे थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास की बात है जी। तो एक्सीडेंट कैसे हो इस चीज का तो पता नहीं लगा कि उनको जब किया या कोई उनकी गाड़ी क्या कुछ गाड़ी कुछ आया है, क्या हुआ क्या नहीं। किसी ने साइड दे मारी होगी शायद, कुछ नहीं। साइड शूट का तो कुछ नहीं तो लग पा रहा है। बहुत ही दुखद है पूरे परिवार का। हाँ जी, बहुत बड़ी आदमी थे जी, बड़े नेक दिल इंसान। तो किसी ये भी पोस्टेड थे? सिरसा के जनता भवन में जेजेपी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला ने संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि आगामी 100 दिनों की रूपरेखा जो है कार्यकर्ताओं को बताई गई। जेजेपी द्वारा आगामी 100 दिन तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और जन जन को पार्टी की नीतियों और प्रोग्रामों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। 3 जिले बाकी हैं, आज फतेहाबाद का है आफ्टरनून, उसके बाद 2 जिले और बचेंगे, महेंद्रगढ़ और दादरी। क्या क्या चुनाव के संदर्भ में लोगों को टिप्स दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जो बातें थी सब आपके सामने आंकलन किया है उनका। जो हमारी पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम है वो लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। जो कोई बेकायदगी हमारे राजनीतिक विरोधियों ने की है उनसे अवगत कराएंगे। आज 19वें जिले की सिरसा की बैठक थी। डॉक्टर साहब ने आगामी कैसे चुनाव लड़ना है कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं और मजबूती के साथ 100 दिन मैदान में उतरकर सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने का भी काम करेंगे और आगामी परिस्थितियों को बदलने का भी काम। जिस तरह हरियाणा के हालात हैं, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि अल्पमत है, कांग्रेस के पास भी अब विधायक इतनी ज़्यादा नहीं है, राज्यसभा चुनाव की दोनों में पेच फंसा हुआ है। देखो, राज्यसभा विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए और विपक्ष की एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में पटक नहीं दे पाएंगे। मगर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जो है उनने मैदान पहले ही छोड़ दिया। आज बहुत सफल मीटिंग सिरसा जिले की हुई है और सिरसा जिले में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, हौसला है और कतई लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई निराशा नहीं है। वो अलग चुनाव था, ये अलग चुनाव है और आप देख रहे हैं किस प्रकार तमाम कार्यकर्ता बहुत जोश से और बहुत उम्मीद से पार्टी के नेताओं की बात सुनने आ जाए
और उसी ऊर्जा से अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में सिरसा में पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे पर निशाना साधा है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने उनके दौरे पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। के अंदर आज हर वर्ग धरने पर बैठा है। किसान धरने पर बैठा हुआ है, शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं, कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाएं धरने पर बैठे हुए हैं, व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं, रिटायर बुजुर्ग धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में हर वर्ग अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा और परेशान है। माननीय गृह मंत्री जी हरियाणा के अंदर आए, हरियाणा सरकार की तारीखों का पुल बांधते रहे। लगता है माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा की सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हरियाणा की सड़कों पर बैठे हुए बेबस सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद गृह मंत्री जी भूल गए कि हरियाणा बहुत लंबे समय से परेशान है। लोगों को उम्मीद थी कि आप कुछ राहत देंगे, परंतु आपने एक शब्द नहीं बोला। लंबे समय से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, आपने एक शब्द उनका नहीं बोला। आपका जनता की परेशानियों की तरफ कोई रुचि दिखती नहीं है। लगता है सिर्फ सत्ता की रुचि है। जब चुनाव आता है तो गृह मंत्री जी हरियाणा के अंदर दिखाई देते हैं, अन्यथा हरियाणा की शुद्ध नहीं लेते। पंचकूला सेक्टर 25 स्थित पुलिस चौकी के पास एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। स्कूल की मिनी वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 8 बच्चे घायल हो गए। इस घटना के तुरंत बाद डीसीपी हिमाद्री कौशिक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी सतपाल कौशिक ने बताया कि प्राइवेट नंबर गाड़ी कमर्शियल काम करते हुए बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम करती थी और इसी को लेकर आरटीए पंचकूला को एक पत्र भी लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि पंचकूला के सेक्टर 25 में यह हादसा हुआ है, जिसमें 8 बच्चे सवार थे और 4 बच्चे घायल हुए हैं। सौभाग्य से बच्चे सुरक्षित हैं। हमारे 3 बच्चे इंजर्ड हुए थे। उनमें से 2 बच्चों का ट्रीटमेंट लगभग कंप्लीट था और एक बच्चे को ओटी में ले जाया गया था, जिसको डॉक्टरों ने एक ट्रीटमेंट के बाद घर जाने के लिए बारे में मुझे बताया गया था। बच्चे नर्सरी क्लास के हैं और स्कूल के द्वारा कोई इस पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी उपलब्ध ना ही करवाई जाती। पेरेंट्स के द्वारा अपने आप ही एक कम्युनिटी के पेरेंट्स इकट्ठे होकर वो प्राइवेट वैन की हुई थी। सरकार की हिदायतों के मुताबिक कोई भी प्राइवेट व्हीकल स्कूल के बच्चों के लाने और ले जाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वो आरटीए से पास ना हो। मैं आरटीए अथॉरिटीज को लिखूंगा कि इस प्रकार के जो वाहन स्कूलों में बच्चों के लाने और ले जाने में प्रयुक्त होते हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। सुबह हमारे पास फ़ोन आया था, हमें पता लगा अभी सेक्टर 25 में एक ओमनी वैन जिसके अंदर स्कूल के बच्चे हैं वो पलट गई है। उस पर हमने बच्चों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया था। वहाँ पर जो 2 बच्चे हैं उनको थोड़ी हल्की ज़्यादा चोटें लगी थी, जिनका इलाज ओजस हॉस्पिटल में चल रहा है। उसके अलावा जो ड्राइवर था, ड्राइवर को भी कुछ चोटें आई है, जिसका सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 से इलाज चल रहा है। जो ये अभी तक ये सामने आया, अभी ये सेक्टर 15 के किसी निजी स्कूल के बच्चे थे जो ये प्राइवेट ओमनी में वहाँ पर जा रहे थे। अभी मामले की जांच जारी है, जिसकी भी लापरवाही आएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर मतदाताओं का धन्यवाद किया और नए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष समझ गया है जनता क्या चाहती है। इस बार के चुनाव को देखकर लगता है कि जनता मुख्यमंत्री को काम करने के लिए और समय देना चाहती है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। चुनाव के दौरान आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत हुई और अब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गए। उसके बाद ये ज़रूरी था कि हम आप लोगों का भी, मीडिया ने भी इन चुनाव में
शिमला की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, मुझे मौका मिला धर्मशाला में, हमीरपुर में या देरा में आपके साथियों से बातचीत करने का। सबके सहयोग से और प्रदेश की जनता, खास तौर पे हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता हैं, इन क्षेत्रों में जहां पर ये बाई इलेक्शन था, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन सभी मतदाताओं का, आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। एक अच्छा चुनाव संपन्न हुआ जिससे एक दिशा मिली, और जो लोग चुनेंगे उनको भी हम बधाई देते हैं कि विधानसभा के अंदर उनका पारी शुरू होगी। हम सभी को बधाई देते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।